एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी डीएलएड की तैयारी कर रहे प्रथम वर्ष के छात्रों का हमारे आज के इस क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग F1 से यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि आप लोगों ने हमारे पिछले के क्लासेस को देखा है, F1 का टॉपिक हमारा चल रहा है फर्स्ट ईयर का फर्स्ट बुक आपका, और ये लगभग इसके 2 इकाई तो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरी इकाई पे आज से हम लोग स्टडी करना शुरू करेंगे। और तीसरी इकाई में देखिए 4 टॉपिक हैं मुख्य रूप से, और एक दूसरे से सारे टॉपिक रिलेट करते हैं, तो कुल मिलाकर के 2 क्लास में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। पहला टॉपिक है शिक्षा, शिक्षा की सामान्य अवधारणा, उद्देश्य एवं विद्यालय शिक्षा की प्रकृति। और दूसरा टॉपिक है कि शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार या फिर दृष्टिकोण। और तीसरा टॉपिक है ज्ञान की अवधारणा, और चौथा टॉपिक है ज्ञान के विविध स्वरूप एवं अर्जन के तरीके। ठीक है तो आइए बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ज्ञान की अवधारणा को समझ लेते हैं कि ज्ञान क्या है और ज्ञान किससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए ज्ञान जो है वो कैसे हमें प्राप्त होता है, इसकी जो रूपरेखा है वो कैसे चलती है। सबसे पहले हम शिक्षा लेते हैं, और शिक्षा क्या है, तो शिक्षा विद्या के आदान प्रदान का माध्यम होती है। ठीक है, शिक्षा जो है वो विद्या के आदान प्रदान का माध्यम होती है। और विद्या क्या है, विद्या वह विषय वस्तु होती है जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, विद्या वह विषय वस्तु होती है जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि कहने का यह मतलब है कि ज्ञान जो है वो परिणाम है। ज्ञान क्या है, परिणाम है। जब भी हम किसी चीज़ को सीखते हैं और सीखने के बाद जब हम कुछ करने के लिए समर्थ हो जाते हैं, जब हमारे अंदर कौशल आ जाता है, क्या आ जाता है, कौशल आ जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारे अंदर ज्ञान आ गया है। तो ज्ञान एक तरह से कह सकते हैं कि ज्ञान एक प्रकार से परिणाम भी है। ठीक है, परिणाम भी है, जबकि ये पूरा सच नहीं है। परिणाम होना ये पूरा सच नहीं है। अगर पूरा सच होता तो आज भी हम उतनी ही चीज़ें जानते जितनी चीज़ें हमारे पूर्वजों को पता थी, लेकिन उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि होती रही है और आने वाले समय में भी होती रहेगी। तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं कि ज्ञान एक परिणाम है। तो ज्ञान में स्वतंत्र खोज भी निहित है, स्वतंत्र अन्वेषण भी निहित है ना। जैसे कि महात्मा बुद्ध थे, तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो भगवान बुद्ध जब तपस्या के लिए बैठे थे, ध्यान लगाए उन्होंने, तो ध्यान लगाने के उपरांत उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने ना तो कहीं से शिक्षा ग्रहण की थी, ना उन्होंने किसी प्रकार की विद्या के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि उन्होंने अपने अंतर ध्यान से, अपने आत्मबल से ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो ज्ञान एक परिणाम ही नहीं है, बल्कि ज्ञान परिणाम छोटे स्तर पर है। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा की। ये दर्शन का विषय हो जाता है, ज्ञान के संबंध में बड़ी बड़ी बातें करना ये दर्शन का विषय बन जाता है। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा की। लेकिन चीज़ों की समझ हमें होनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें अपार संभावनाएं हैं। वो बच्चे नहीं हैं, वो हमारे लिए संभावनाएं हैं, और हमें एक शिक्षक के रूप में उन संभावनाओं को तराशना है, उन्हें और ज़्यादा आगे ले जाना है उन संभावनाओं को एक निश्चित रूपरेखा प्रदान करने का काम करना है, जो काफ़ी जिम्मेदारी वाला काम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, और ये सबके बस का बात भी नहीं होता है। इसलिए एक शिक्षक बनना अपने आप में अपने आप को झोंकने के प्रति जैसा है, अपने आप में एक त्याग, एक समर्पण की भावना के जैसा है। ठीक है, तो एक शिक्षक होने का बहुत बड़ा अर्थ होता है, और सभी लोग अच्छे शिक्षक इसीलिए नहीं बन पाते हैं क्योंकि उनमें त्याग की भावना नहीं होती है। और जैसे ही त्याग की भावना नहीं रहेगी तो कोई भी व्यक्ति कितना भी वो पढ़ा लिखा हो, कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि शिक्षक में बहुत सारी चीज़ों को त्यागना पड़ता है। और यहाँ पे फिर दर्शन की ओर हम बढ़ रहे हैं, हमें यहाँ पे टिके रहना है, प्रारंभिक शिक्षा के ऊपर टिके रहना है थोड़ा सा, क्योंकि हमारा फोकस बिंदु जो है वो प्रारंभिक शिक्षा है। छोटे बच्चे हैं, और छोटे बच्चे किस प्रकार से चीज़ों को सीखते हैं उस संदर्भ में हमें चीज़ों को समझना है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ेंगे। शिक्षा और शिक्षण को समझ लीजिए। शिक्षा की जो उत्पत्ति है
वह शिक्ष धातु से हुई है, संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है। और इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका अर्थ उस प्रक्रिया से होता है जिसके माध्यम से विद्या का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसका अर्थ जो है उस प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से विद्या का आदान प्रदान होता है। शिक्षा हमें इस योग्य बना देती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर के अपनी क्षमताओं एवं निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सकें। तो शिक्षा व्यक्ति को सामर्थ्यवान बनाती है, शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में योगदान देती है। ठीक है, तो शिक्षा का इसलिए बड़ा महत्व है। शिक्षा का मूल अर्थ है शिक्षण पे आप आ जाइए। शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना, और शिक्षा प्रदान करने का जिम्मा शिक्षकों के जिम्मे है। यह औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। और शिक्षण की परिभाषा के रूप में हम इन पंक्तियों को लिख सकते हैं। आप अपने तरफ से भी कोई परिभाषा बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं परिभाषाओं को आपको याद करना है। देखिए, शिक्षण जो है यह अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। अधिगम प्रक्रिया क्या है? इंग्लिश में इसको बोलें तो इसको कहेंगे लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, लर्निंग प्रोसेस। और लर्निंग प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अधिगम प्रक्रिया में वो सारी चीज़ें आती हैं जिसके द्वारा हम बच्चों के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाते हैं। बच्चों के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाते हैं, बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाते हैं, बच्चों के कौशल में विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं। वो सारी चीज़ें शिक्षण के अंतर्गत आती हैं। शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना है। इससे हम विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ परिभाषाओं को हम लोगों ने देखा। अब देखिए कुछ विद्वानों की परिभाषाएं क्या हैं। ठीक है, कोट करते जाते हैं इसको, कोट के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति में पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ठीक है, शिक्षा व्यक्ति में पूर्व निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। अरस्तु ने शिक्षा की परिभाषा एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क की रचना के रूप में दी है कि जब किसी व्यक्ति का स्वस्थ शरीर हो और उसके स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क हो तो उसको हम शिक्षित व्यक्ति मानेंगे। एनरिक पेस्टोलॉजी के अनुसार मनुष्य की स्वाभाविक शक्तियों का प्राकृतिक सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। पेस्टोलॉजी की परिभाषा आपके बुक में भी दी हुई है। मनुष्य की स्वाभाविक शक्तियों का प्राकृतिक सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। ठीक है, जॉन डेवी शिक्षा की परिभाषा उस शक्ति के रूप में देते हैं जो उसे वातावरण को नियंत्रित करने एवं उसकी संभावनाओं को पूर्ण करने के योग्य बनाती है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा वह है जो बालक के शरीर, मन और आत्मा का विकास करे। तो इस प्रकार से शिक्षा की परिभाषा में कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों की परिभाषा को हम लोगों ने जाना। अब देखिए शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो जनरली आपसे पूछा जाए कि शिक्षा का उद्देश्य बताइए, तो शिक्षा के उद्देश्य के रूप में आप लिख सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने जिसको कोट किया है वह है यूनेस्को के द्वारा दी गई परिभाषा। यूनेस्को ने जो शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं, आप उसको अगर कोट करते हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को एक संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, वैश्विक स्तर पर ये काम करती है। तो यूनेस्को द्वारा सहस्रावधि की शिक्षा के लक्ष्य को निर्धारित करने हेतु गठित डेलर्स आयोग की रिपोर्ट द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ठीक है, द 4 पिलर्स, शिक्षा के 4 स्तंभ, इसको शिक्षा के 4 स्तंभ के नाम से भी
जाना जाता है। तो द 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ट्रेजर मीन्स क्या होता है? ट्रेजर मीन्स खजाना। हमारा खजाना, वास्तविक खजाना यही है, शिक्षा के 4 स्तंभ। ये 1996 में ये आयोग इसने ये रिपोर्ट दिया था, तो 1996 में यह रिपोर्ट दिया गया था। 1996 में शिक्षा के 4 लक्ष्यों को आधार स्तंभ के रूप में बताया गया है। ठीक है, ये 4 लक्ष्य कौन कौन से हैं आइए इसको समझ लीजिए, बढ़िया से याद रखिएगा। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी। ठीक है, तो शॉर्ट में याद रखने के लिए आपको याद रखना है KDLB। ठीक है, KDLB। अब KD जो है वो LBW हो गया, इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं KDLB। तो K4 यहाँ पे लर्निंग टू सब में आगे रहेगा ही, लर्निंग टू नो हो जाएगा। D4 लर्निंग टू डू, L4 लर्निंग टू लिव टुगेदर और B4 लर्निंग टू बी। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब इसको समझते चलेंगे। लर्निंग टू नो का मतलब क्या है? लर्निंग टू नो यानी कि जानने के लिए सीखना, ये सीधे सीधे फैक्चुअल नॉलेज से जुड़ा हुआ है, हमारे संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। हम चीज़ों को देख करके, सुन करके, बहुत सारी चीज़ों को ग्रहण करके सीखते हैं। यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास हमारा होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। हम बहुत सारा चीज़ सीख लिए हैं, बहुत सारे फैक्ट्स मुझे आ रहे हैं, बहुत सारे थ्योरी मुझे याद हैं। तो यानी कि हमारा जो है संज्ञानात्मक विकास उचित दिशा में है और अच्छी दिशा में। तो यहाँ पे पहला लक्ष्य हमारा पूरा हो गया कि लर्निंग टू नो, हमने जितना जानना था, जिस लेवल तक हमारी पढ़ाई हुई है उस लेवल तक हमारी शिक्षा है, जानकारी है, तो वो हमारा ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा सही हो गया है। दूसरा लक्ष्य है, दूसरा जो पिलर है ये है लर्निंग टू डू। ठीक है, यानी कि कार्य करने के लिए सीखना, ये हमारे स्किल डेवलपमेंट से है। और इस क्षेत्र में बहुत कम लोग आगे हैं, अधिकांश लोग पीछे हैं, पिछड़े हुए हैं। स्किल कई प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आपको सिंपल सा है, आज के समय में जो सिंपल तो नहीं कहा जा सकता लेकिन बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर नॉलेज होना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी ऑफिस हैं, वो सब अब ऑनलाइन मोड में आ गए हैं। आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होने लगा है। तो अगर आप कंप्यूटर की जानकारी नहीं रखते हैं, यानी कि आपके अंदर अभी स्किल का अभाव है, तो आप कहीं ना कहीं पिछड़े हैं। और इस दिशा में अगर हम देखें तो भी भारत में बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है, और भारत में खास करके हमारे बिहार में यहाँ तो बहुत ज़्यादा पिछड़ापन है। स्किल डेवलपमेंट पे बहुत कम काम हो रहा है, और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे खास करके बहुत ज़्यादा इस दिशा में पिछड़े हुए हैं। हालांकि मोबाइल की पहुंच होने की वजह से अब चीज़ों को सीखना आसान हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी जो भी इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कंप्यूटर की पहुंच जो है वो सभी तक नहीं है। यहाँ तक कि गांव में स्मार्टफोन की पहुंच भी अभी उतनी नहीं है जितनी कि शहरों में है ना। तो कार्य करने के लिए सीखना, यहाँ हमें बहुत तरह के, केवल कंप्यूटर ही नहीं है बल्कि और भी बहुत सारे स्किल्स हैं। और इसी को पूरा करने के लिए, इसी की कमी को जब हमारी सरकार ने देखा, हमारी शिक्षा नीति को निर्धारित करने वाले लोगों ने देखा है, तो उन्होंने NEP 2020 में इसका प्रावधान किया है। NEP 2020 के अनुसार अब जो क्लास 6 से 8 का सिलेबस होगा उसमें एक वोकेशनल कोर्स का भी सिलेबस जुड़ा हुआ रहेगा, और आगे के क्लासेस में वोकेशनल कोर्सेज पे ज़्यादा बल दिया जाएगा ताकि बच्चों में स्किल डेवलपमेंट ज़्यादा हो। और चूँकि अभी ऐसा देखा जा रहा है कि बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, BA BSc BCom कर लेते हैं, और उनके पास स्किल होता है जीरो। इस वजह से उनको कहीं काम नहीं मिल पाता है, और ये बेरोजगारी दर बढ़ाने में इसकी सबसे अहम भूमिका है। तो कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा नीति में एक खामी रही है, इस पॉइंट को छोड़ा गया है, इग्नोर किया गया है, या बहुत कम महत्व दिया गया है। इस वजह से हमारा यहाँ पे पिछड़ापन सब जगह है। अब तीसरा है लर्निंग टू लिव टुगेदर और लर्निंग टू बी। ये दोनों जो हैं ये फिलॉसफी से संबंधित हैं, दर्शन से जुड़े हुए हैं,
और लर्निंग टू लिव टुगेदर यानी कि साथ रहने के लिए, सहजीविता के लिए सीखना, ये हमारा अफेक्टिव डोमेन से जुड़ा हुआ है, भावात्मक विकास से जुड़ा हुआ है। और आगे हम लोग चर्चा करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, तो उसमें आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि अफेक्टिव डोमेन क्या है, कोग्निटिव डोमेन क्या है, साइकोमोटर डोमेन्स क्या है, तो उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लर्निंग टू लिव टुगेदर का तात्पर्य है कि एक साथ रहने के लिए सीखना, यानी एक दूसरे से परिवार में मेल मिलाप होना चाहिए, समाज में मेल मिलाप होना चाहिए, दो राष्ट्रों के बीच मेल मिलाप होना चाहिए, वैश्विक स्तर पर भाईचारे की भावना होनी चाहिए। तो यहाँ पे लर्निंग टू लिव टुगेदर ये तीसरा पिलर है। चौथा पिलर है एजुकेशन का, लर्निंग टू बी, यानी कि अपने आप के होने, ठीक है, अपने आप के होने, अपना एग्जिस्टेंस, ठीक है, अपने अस्तित्व का बोध अगर हो गया तो उसको ही आत्मबोध कहा जाता है, उसको ही लर्निंग टू बी के नाम से यहाँ पे दिया गया है। इसमें आत्मिक विकास, मेटाकॉग्निटिव डेवलपमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, एंडरसन एंड क्रेथवॉल्स टैक्सोनॉमी में आप पढ़िएगा मेटाकॉग्निटिव डेवलपमेंट, और ये उसी से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से शिक्षा के 4 लक्ष्य हैं, शिक्षा के 4 लक्ष्य हैं, और इसमें सर्वांगीण विकास छुपा हुआ है कि नहीं ये बताइए। तो इसमें बिल्कुल सर्वांगीण विकास छुपा हुआ है, सर्वांगीण विकास का यही मतलब होता है। चलिए, शिक्षा के प्रकार, तो देखिए शिक्षा के प्रकार, शिक्षा के कई प्रकार हैं, मुख्य रूप से ये 3 प्रकार माने गए हैं। और 1984 में यूनेस्को ने ही इन 3 प्रकारों की व्याख्या की है। ठीक है, पहला है औपचारिक शिक्षा जिसको हम लोग फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, दूसरा है अनौपचारिक जिसको इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, और तीसरा है निरौपचारिक शिक्षा जिसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। अब इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से। औपचारिक शिक्षा क्या है? तो औपचारिक शिक्षा हुआ है जब हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूर्व निर्धारित पाठचर्या, पाठ्यक्रम, समय सारणी, संस्थान के अंदर जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उसको औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। जितने भी प्रकार के स्कूल हैं, ठीक है, ओपन डिस्टेंस मोड छोड़ करके, ठीक है, रेगुलर मोड में जितने भी स्कूल हैं, जितने भी कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें जब हम जाकर के पढ़ाई करते हैं, ठीक है, एक निर्धारित सिलेबस को पढ़ते हैं, वो भी पूर्व निर्धारित चीज़ें रहती हैं वहाँ पे, तो उसको हम औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं, फॉर्मल एजुकेशन उसको कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। एक व्यक्ति है मोहन, यह व्यक्ति अपने जीवन में कभी स्कूल नहीं गया है, यह खेती करता है, अनाज उगाता है और इसको बेचता है। तो अनाज उगा करके बेचने के दौरान यह अपना हिसाब किताब खुद से कर लेता है और बड़ी ही सफाई से कर लेता है। तो इसने किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण की है? इनफॉर्मल एजुकेशन। इसने इनफॉर्मल एजुकेशन ग्रहण की है, अपने आसपास से चीज़ों को सीख लिया। ठीक है, ये कभी स्कूल नहीं गया, इसने कभी किसी पाठचर्या के तहत पढ़ाई नहीं की, बल्कि आसपास से चीज़ों को सीखते गया। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आस पड़ोस से, प्रकृति से, वातावरण से, अंतःक्रिया के माध्यम से चीज़ों को सीख लेता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, तो उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है, इसका कोई सिलेबस नहीं होता है, इसका कोई निर्धारित समय सारणी नहीं होती है कि आपको 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक पढ़ाई करनी है। इसमें कोई समय सारणी नहीं है। इसमें जो शिक्षा ले रहा है, जिससे शिक्षा लिया जा रहा है, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई निर्धारित स्थान भी नहीं होता है, कोई निश्चित निर्धारित स्थान भी नहीं होता है कि कॉलेज या स्कूल में जाकर के ही सीखना है, पढ़ना है। नहीं, कहीं भी सीख सकता है, वो खुले खलिहान में भी सीख सकता है।
ठीक है, मैदान में भी सीख सकता है, घर में भी सीख सकता है, आस पड़ोस में भी सीख सकता है। तीसरा जो प्रकार है वो है निरौपचारिक शिक्षा का, जिसको नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन में जब फ्लेक्सिबिलिटी ला दी जाती है, फॉर्मल एजुकेशन में जब फ्लेक्सिबिलिटी ला दी जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब लचीलापन, ठीक है, इसका मतलब लचीलापन। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि हमने कहा कि अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो हम उसको एक सिलेबस देंगे, ठीक है, लेकिन उसको टाइम टेबल में नहीं बांधेंगे, टाइम टेबल में नहीं बांधेंगे, उसके लिए कोई निर्धारित स्थान भी तय नहीं करेंगे कि तुमको इस स्कूल में आकर के ही पढ़ना है। हम उसको छूट देंगे कि तुम अपने घर में ही रह करके पढ़ लो, ठीक है। तो जब हमने एक सिलेबस दे दिया उसको और उसके पढ़ने के लिए कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं किया, जब उसके पढ़ने के लिए कोई निर्धारित स्थान नहीं दिया और फिर भी उसको हम डिग्री दे रहे हैं, डिग्री प्रदान कर रहे हैं, उससे परीक्षा के बल लेकर के उसे डिग्री दे रहे हैं, तो ऐसे एजुकेशन को नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। और ये एजुकेशन आपके ओपन डिस्टेंस मोड में पाए जाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस दूरस्थ शिक्षा माध्यम, जैसे आप देखते होंगे इग्नू के द्वारा जो भी लोग पढ़ाई करते हैं, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी पढ़ाई करते हैं, NIOS से जो पढ़ाई करते हैं, ये सब क्या है, ये सब ओपन मोड है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, केवल सिलेबस आपको दे दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा, आप घर बैठ के पढ़ाई कीजिए, उसका असाइनमेंट बना करके जमा कीजिए, एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो केवल एग्ज़ाम दे दीजिए जा करके और आपको डिग्री मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो भी शिक्षा ग्रहण की जाएगी वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहलाएगी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब है शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं। तो शिक्षण के 3 आधार हैं, शिक्षण के 3 आधार हैं, जिसको 3 बेस ऑफ एजुकेशन के नाम से जानते हैं और इसको कहते हैं WHW। याद रखिएगा, फर्स्ट W स्टैंड्स फॉर व्हाई, सेकेंड H फॉर हाउ एंड थर्ड W फॉर व्हाट। क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। 3 सवाल शिक्षण में जरूरी होते हैं। जब आप पढ़ाने के लिए जाइएगा तो अपना लेसन प्लान जो बनाइएगा, लर्निंग प्लान जो भी बनाइएगा, तो उसमें इन 3 सवालों के आंसर मिलने चाहिए कि हमको क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ठीक है, क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को याद रखेंगे। इसी को कहते हैं 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन या 3 बेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, शैक्षिक प्रक्रिया को 3 प्रश्नों के आधार पर तय किया जा सकता है। पहला है क्यों, दूसरा है कैसे और तीसरा है क्या। क्यों का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसका उत्तर कहाँ से मिलता है, फिलॉसफी से, जिसको दर्शन शास्त्र हिंदी में कहते हैं, दर्शन शास्त्र द्वारा दिया जाता है। कैसे का उत्तर साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान से मिलता है और क्या का उत्तर सोशियोलॉजी से, समाज शास्त्र से मिलता है। यानी कि शिक्षा का मूल आधार फिलॉसफी, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी है। ये 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, ये 3 जो टॉपिक्स हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एजुकेशन सिस्टम को समझने के लिए। आदर्शवाद, आइडियलिज्म। आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीन सिद्धांत है जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है, व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत कराना है जो मानवता के लिए आवश्यक है। अब इसमें आदर्शवाद जो है वो नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिकता, आत्मानुभूति, आत्म अनुशासन, व्यक्तित्व के उन्नयन पर बल देता है, ठीक है। इसके जो प्रवर्तक हैं, फ्रोबेल हैं, कांट हैं, प्लेटो हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, श्री अरविंदो आदि आदर्शवाद के प्रवर्तक हैं, प्रणेता हैं, इसको फैलाने वाले लोग हैं। दूसरा है प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म।
इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है। इसको जो मानने वाले लोग हैं इनका कहना है कि किसी भी बच्चे को हम सिखाना चाहते हैं तो सबसे उत्तम माध्यम है प्रकृति। बच्चे को प्रकृति की गोद में आप खुला छोड़ दें और उसको जो शिक्षक हैं वहाँ पे एक कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्टर के रूप में रहेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरी तरह से खुला छोड़ देंगे तो बच्चा कहीं भटक भी सकता है। तो इसमें प्रकृति को शिक्षक माना गया है और पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया गया है। कम, पूरी तरह से नहीं हटाया गया है, कम बल दिया गया है। अभी जो एजुकेशन सिस्टम हमारा क्या है वो पूरी तरह से पुस्तक के ऊपर डिपेंडेंट है कि हम पूरी किताब को पढ़ लेते हैं और उसी किताब से सवाल आते हैं और उन्हीं सवालों के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है और जो भी मार्क्स आते हैं तो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है और वही बच्चे के तेज या आप कह सकते हैं भोथा बनने का आधार हो जाता है। अगर बच्चे का मार्क्स कम है तो उसको लोग डल कहते थे, अगर बच्चे का मार्क्स ज़्यादा आ गया है उसको लोग ब्रिलियंट मान लेते हैं, जबकि यह अवधारणा पूरी तरह सही नहीं है। और इसीलिए प्रकृतिवाद यहाँ पे इस बात को मानता है कि प्रकृति को शिक्षक मानिए और पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दीजिए। सीखना एक प्राकृतिक गुण है और सभी बच्चे में अलग अलग है। पर्यावरण के सानिध्य में बच्चा स्वयं सीख सकता है। यह एक प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इसको कहते हैं। शिक्षक का कार्य यहाँ क्या होगा, तो शिक्षक का कार्य छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना होगा। हम एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार कर दें, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पे लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा हो और बच्चे जो है वो फ्रीली स्वतंत्र रूप से सीख सकें। टैगोर, रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर आदि प्रकृतिवाद के प्रवर्तक हैं, समर्थक हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर विशेष रूप से इन्होंने जो शांति निकेतन की स्थापना की थी उसमें इस बात की पूरा ध्यान रखा जाता था कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए दिया जाए और पढ़ाई में लचीलापन इन्होंने लाया था। इसमें निषेधात्मक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया। निषेधात्मक शिक्षा क्या है कि बच्चों को ऐसी बातों को बताना है जो निषेध है हमारे समाज में, जो असत्य हैं, जो गलत हैं, जो कह सकते हैं कि भटकाव के मार्ग पर ले जा सकते हैं, उसे बचाना है बच्चों को। तो जिसके अनुसार शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचाना है, ठीक है। इसमें लर्निंग बाय डूइंग है, करके सीखना, अनुभव से सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस है, इंद्रियों के माध्यम से सीखना, लर्निंग बाय सेंस ऑर्गेन्स, ह्यूरिस्टिक मेथड है, खोज विधि जिसको कहते हैं, ठीक है, डाल्टन द्वारा प्रस्तावित शिक्षण की विधियाँ जिसमें बच्चे सक्रिय रूप से अन्वेषण करते हैं। तो ये मुख्य रूप से प्रकृतिवाद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद, प्रैग्मेटिज्म। और प्रयोजनवाद के प्रवर्तक के रूप में माना जाता है जॉन डेवी महोदय को। जॉन डेवी को आप लोगों को पढ़ना भी है, इसके ऊपर भी हम लोग विशेष एक क्लास लेंगे जॉन डेवी का। तो प्रयोजनवाद क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता पर आधारित शिक्षण पद्धति है। क्रियाशीलता और व्यवहारिकता, इसमें कार्य है और व्यवहार है, दोनों चीज़ें हैं। जॉन डेवी को प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना गया। इस विधि में जो है ना, मुख्य रूप से बच्चों को एक्सपीरियंस दिया जाता है, चीज़ों का एक्सपीरियंस दिया जाता है। जब बच्चे वास्तविक रूप में यथार्थ रूप से चीज़ों को खुद से अनुभव करेंगे तभी वो चीज़ों को सीखेंगे। जैसे छोटे बच्चों को भेज दिया दुकान सब्जी लाने के लिए, जब वो खुद से सब्जी लाने जाएंगे, खुद से दुकान का सामान खरीदेंगे तो हिसाब किताब तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों या सत्य का कोई स्थान नहीं है। जो पहले से निर्धारित आदर्श हैं, सत्य है, उसका कोई स्थान नहीं है। इसमें कहा गया अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी है। एक बच्चा अपने अनुभव के आधार पर क्या सीख रहा है, वो समाज से सच सीख रहा है, झूठ सीख रहा है, उसी को देखना है, उसी को जांचना है, उसी का मूल्यांकन करना है, ठीक है। अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी है और इसे ही ज्ञान का आधार माना जाता है। क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली प्रयोजनवाद की ही देन है, ठीक है। चलिए अगला है रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। और ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं एनसीएफ 2005 और बीसीएफ 2005 हमारा बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2008 है और एनसीएफ 2005 है। ये दोनों ही रचनावाद पर आधारित है। किस पर आधारित है? रचनावाद पर आधारित है। और ये नवीन शिक्षा प्रणाली में रचनावाद को स्थान दिया गया है। इससे माना जाता है कि विद्यार्थी स्वयं सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं और इसके मुख्य प्रवर्तक के रूप में जीन पियाजे आते हैं। जीन पियाजे, जीएस ब्रूनर,
इन लोगों का मानना है कि अधिगम की प्रक्रिया में प्रत्येक अध्येता सक्रिय रूप से सूचनाओं का प्रसंस्करण करके अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। सूचनाओं का प्रसंस्करण करना मतलब प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी सूचनाएं हमारे पास आती हैं तो एज इट इज नहीं रहते हैं, हम उसका प्रोसेसिंग करते हैं, उसको अपने तरफ से कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपने अपने दोस्तों के साथ कोई मेला देखा या कहीं घूमने गए, ठीक है, तो घूमने के दौरान आप मान लीजिए 5 दोस्त हैं, तो पांचों दोस्त का क्या अनुभव एक जैसा होगा? पांचों दोस्त के पास उस मेले का इन्फॉर्मेशन एक ही जैसा होगा। अगर आप पांचों से अलग अलग इंटरव्यू लिया जाए तो क्या पांचों का आंसर एक जैसा होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सूचनाओं का प्रसंस्करण, सूचनाओं प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन सभी का अलग अलग होता है, ठीक है। सूचनाओं का प्रसंस्करण करके अपने ज्ञान का निर्माण किया जाता है। तो आपने जो कुछ देखा, जो कुछ समझा, उसको आप अपने तरीके से व्यक्त कीजिएगा, और आपके दोस्तों ने जिस तरह से सीखा, जिस तरह से कुछ समझा, उसको वो अपने तरीके से व्यक्त करेंगे, ठीक है। आप में जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंस देखा जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान मानता है कि ज्ञान के संगठन की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। यहाँ माना जाता है कि ज्ञान के संगठन की कुछ विभिन्न अवस्थाएं हैं कि इस अवस्था में, किसी विशेष अवस्था में आप इतनी ही चीज़ें सीख सकते हैं, एक ही अवस्था में सारी चीज़ें नहीं सीख सकते हैं। और जब जीन पियाजे को आप डिटेल से पढ़िएगा, जीन पियाजे के ऊपर डिटेल क्लासेस आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है, ठीक है, S2 में पढ़ना है आप लोगों को। जीन पियाजे को हम लोग वहाँ पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो समझेंगे कि जीन पियाजे ने किस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास के चरण बताए। उन्होंने 4 चरण बताए हैं। इंद्रियगामक अवस्था, ठीक है, पहली अवस्था होती है इंद्रियगामक अवस्था, जिसमें बच्चा जो है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की आयु में क्या क्या सीखता है, क्या क्या समझता है, किस प्रकार का उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, इसके संबंध में पियाजे महोदय ने बताया है। इसके बाद की अवस्था, दूसरी जो अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और अंतिम अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो इस प्रकार से 4 अवस्थाओं को उन्होंने बताया है। तो यही कहा गया है कि ज्ञान के संगठन की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। पियाजे कहते हैं कि समायोजन एवं आत्मसातीकरण सीखने के आधार हैं। समायोजन और आत्मसातीकरण, एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन, दीज आर द 2 फैक्टर्स विच इज द बेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, सीखने के आधार हैं। एक अधिगमकर्ता समायोजन के द्वारा नई स्कीमा का विकास करता है। स्कीमा क्या है? व्हाट इज स्कीमा? तो स्कीमा एक प्रकार से छवि है। जब एक छोटा बच्चा पहली बार किसी जानवर को देखता है और वह पूछता है कि ये क्या है, और कोई बड़ा उसको बताता है कि यह गाय है, तो उसके मस्तिष्क में उसकी स्कीमा बन गई, उसकी छवि बन गई। अगली बार जब वह उसी जानवर को देखेगा या उसके जैसा दिखने वाला दूसरे जानवर को देखेगा तो वो उसे गाय ही समझेगा, भले ही वह बैल हो, वह घोड़ा हो, वह गधा हो, वह भैंस हो, वह गाय ही उसे समझेगा और गाय ही बुलाएगा। फिर बाद में उसको बताया जाएगा कि नहीं बउआ, ये गाय नहीं है, ये जो है बैल है या भैंस है या घोड़ा है। तो फिर उसके मस्तिष्क में उस स्कीमा में सुधार होगा, ठीक है, जिसको एकोमोडेशन कहते हैं। फिर उसमें क्या होगा? एकोमोडेशन हो जाएगा, उसमें सुधार होगा, मॉडिफाई करेगा, वो मॉडिफिकेशन होगा। तो फिर इस प्रकार से नई ज्ञान की रचना होती रहती है, नई चीज़ों को वो सीखते रहता है। नए अनुभव पूर्व निर्धारित स्कीमा में सुधार करते जाते हैं और इस प्रकार से उसमें आत्मसातीकरण एवं समायोजन की प्रक्रिया के द्वारा ज्ञान का निर्माण जो है वो कंटिन्यूअसली होता रहता है। चलिए, अगला है कि रचनावाद में शिक्षण की प्रक्रिया को शिक्षार्थी केंद्रित बनाया गया। इसमें ध्यान रखा गया है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो वो चाइल्ड सेंट्रिक हो, बच्चों पे आधारित हो, अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को गतिविधि आधारित, एक्टिविटी बेस्ड और करके सीखने पर बल दिया गया है, लर्निंग बाय डूइंग। अच्छा, एक बात बताइएगा, लर्निंग बाय डूइंग जो है, लर्निंग बाय डूइंग ये जो थ्योरी है इंडिया में किसने दी थी? भारत में किसने दी थी इस थ्योरी को? और भारत में एक आयोग बनाया गया था, जिस आयोग ने
इस थ्योरी के ऊपर काम किया था, लर्निंग बाय डूइंग, और वहीं से निकल करके आया। ठीक है, बता देता हूँ, यशपाल समिति, यशपाल समिति, लर्निंग विदाउट बर्डन, उसी में आया था ये करके सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन नामक एक रिपोर्ट सौंपा गया था, उसी में ये लर्निंग बाय डूइंग था। और प्रोफेसर यशपाल जो हैं, अभी तो ये नहीं है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। ये NCF 2005 के अध्यक्ष थे, NCF 2005 के अध्यक्ष थे। चलिए अगला हम लेंगे ब्लूम को, लेकिन आज के इस क्लास को अब यही समाप्त करेंगे। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और आगे के क्लासेस, अगला जो हमारा पार्ट होगा वो अगले क्लास में आप देख पाइएगा, क्योंकि टाइम का लिमिट रहता है। तो आज का टाइम लिमिट कंप्लीट हो चुका है। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपने साथियों को जोड़िए, और जितने भी अलग अलग डाइट में आपके दोस्त लोग हैं तो विभिन्न डाइटों तक ये क्लासेस पहुंचने चाहिए। क्योंकि DLED, मेरा ये प्रयास है कि आपका जो DLED का कोर्स है, इस कोर्स को आप अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से DLED को कर लेते हैं तो CTET आपका बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और केवल इसमें F1 ही नहीं पढ़ना है, सारा विषय पढ़ना है। तो सारा विषय जब आप पढ़ लीजिएगा, सारा का नोट्स आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको एक बात बताता चलूँ कि जितना भी मैं यहाँ पे नोट्स दिखा रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, आप कोशिश करिए इसको खुद से लिखने की, आप अपना खुद का नोट्स तैयार कर लीजिए। और अगर कुछ टॉपिक्स छूट जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरा ये ब्रह्मास्त्र हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वही आखिरी सत्य है। आप अपने से भी इसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, जो टॉपिक्स छूट जाते हैं तो उसको आप कोशिश करिए कि नेट के माध्यम से ढूंढिए। आप NIOS की बुक को पढ़ सकते हैं, NIOS की किताबें जो वो इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। आप इग्नू के BEd के बुक पढ़ सकते हैं। अगर आप विशेष रूप से विशेषज्ञ बनना चाहते हैं विषय के, तो इग्नू के BEd के बुक पढ़ सकते हैं, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है इग्नू के वेबसाइट पर। और जब आप इग्नू के पूरे मटेरियल को पढ़ जाइएगा तो फिर दूसरी चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी रिच मटेरियल है, काफ़ी समृद्ध कह सकते हैं, समृद्ध प्रिंट है ये। ठीक है, तो किताबें तो उपलब्ध हैं, बस मेहनत करनी है आप लोगों को। तो बताइएगा आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा है, और कोशिश करिए कि अब क्लास को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने का। और मेरा कोई भी मार्केटिंग का जरिया नहीं है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वही मेरा मार्केटिंग करते हैं, वही चीज़ों को एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।